तो आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की जो मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसकी कुछ दिलचस्प विचारों पर बात कर रहे हैं। हमारे पास इसका एक सारांश है। हाँ, और ये किताब ना मतलब काफी पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देती है। बिल्कुल, वो नौकरी डिग्री वाली सोच। एग्जैक्टली। और इसकी शुरुआत ही बड़ी मजेदार है, दो पिताओं की सोच से पैसे को लेकर। हाँ, एक गरीब पिता और एक अमीर पिता, और उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। वही तो आज का मकसद यही है कि पैसे को लेकर ये जो अलग नजरिया है उसे थोड़ा समझें। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये जटिल फाइनेंशियल योजनाओं से ज्यादा ना मानसिकता पर जोर देती है। सही। ये उस फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब वित्तीय समझ की बात करती है जो हमें स्कूल कॉलेज में अक्सर नहीं सिखाई जाती। हाँ, जैसे कि संपत्ति क्या है, देनदारी क्या है। बिल्कुल। और पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है, न कि सिर्फ आप पैसे के लिए काम करें। किताब का मतलब पूरा सार ही इसी कॉन्ट्रास्ट पर है। पुअर डैड, जो लेखक के असली पिता हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी में हैं। पर सोच पारंपरिक। हाँ, वही, जॉब सिक्योरिटी, अच्छी तनख्वाह। और दूसरी तरफ हैं रिच डैड, जो उनके दोस्त के पिता हैं। हाँ, वो शायद उतने पढ़े लिखे नहीं पर अमीर बने। क्यों? क्योंकि उनकी सोच अलग थी। और सबसे बड़ा सबक शायद यही निकलता है इससे, कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। हाँ, सुनने में ये बड़ा सीधा लगता है पर शायद करने में उतना आसान नहीं। यहीं पे वो फाइनेंशियल लिटरेसी वाली बात आती है ना? बिल्कुल। और उसकी बुनियाद है संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारी यानी लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। अच्छा। स्रोत में साफ बताया है। सीधी भाषा में कहें तो संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी हुई है या कोई स्टॉक जिससे डिविडेंड मिल रहा हो। ओके। और देनदारी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। जैसे कार का लोन। हाँ, कार लोन जिसकी आप किश्त भर रहे हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल जो बढ़ता जा रहा है। अरे, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब कई बार हम जिसे अपनी संपत्ति समझ रहे होते हैं, जैसे शायद अपना घर जिसके लिए भारी लोन लिया हो, वो कियोसाकी के हिसाब से एक देनदारी हो सकती है, क्योंकि वो तो जेब से पैसा निकाल रही है हर महीने। एग्जैक्टली। ये पारंपरिक सोच के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। सही बात है। इसीलिए किताब इस बात पर जोर देती है कि सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहने की बजाय धीरे धीरे ऐसी संपत्ति बनानी चाहिए जो इनकम जनरेट करे, भले ही आप एक्टिवली काम ना भी कर रहे हो। हाँ, और ये हमें अगले पॉइंट पर लाता है, अपना बिजनेस शुरू करना या फिर निवेश करना। हाँ, और इसमें टैक्स वाला एंगल भी था। बिल्कुल। बताया गया है कि अमीर लोग अक्सर कॉरपोरेशंस मतलब कंपनियों के जरिए काम करते हैं। अच्छा। और वो टैक्स के नियमों का कानूनी तौर पर फायदा उठाते हैं, जबकि जो नौकरी पेशा है वो पहले कमाते हैं, फिर टैक्स देते हैं, फिर जो बचता है उससे खर्चा चलाते हैं। सही। यहीं पर वो दिमाग के इस्तेमाल वाली बात आती है। एक कोट भी है शायद कि हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार हमारा दिमाग है। अगर इसे सही ट्रेनिंग दी जाए तो ये अपार संपत्ति बना सकता है। तो अगर हम मुख्य संदेशों को समेटें तो पहला तो यही कि पैसे की समझ खुद से सीखनी होगी, स्कूल शायद ना सिखाए। ठीक है। दूसरा, सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं, उसे बढ़ाना मतलब अपने लिए काम पर लगाना सीखना होगा, निवेश वगैरह से। हाँ। तीसरा, असली अमीरी नौकरी से नहीं, संपत्ति और निवेश बनाने से आती है उनकी नजर में। ओके। और चौथा, पैसे से जुड़े फैसले लेते वक्त डर और लालच, इन भावनाओं को पहचानना और कंट्रोल करना जरूरी है। ये मुश्किल है तो। और आखिरी कि कैलकुलेटेड रिस्क मतलब सोच समझ कर जोखिम उठाना चाहिए, उससे भागना नहीं। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, जैसा सारांश में भी इशारा है कि ये किताब शायद बहुत प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड जैसी नहीं है। हाँ, ये बात सही है। कुछ लोगों को लग सकता है कि ये बातें थोड़ी ज्यादा आदर्शवादी हैं, मतलब असल जिंदगी में। बिल्कुल, ये एक वाजिब नुक्ता है। शायद किताब का मकसद रणनीतियां बताने से ज्यादा वो सोच बदलना है। हाँ, माइंडसेट शिफ्ट। हाँ, ये वित्तीय स्वतंत्रता की एक दिशा दिखाती है, पर उस पर चलने के लिए तो जाहिर है व्यक्तिगत मेहनत और ज्यादा सीखने की जरूरत पड़ेगी। ये एक तरह से शुरुआत है, पूरी रेसिपी नहीं। तो कुल मिलाकर रिच डैड पुअर डैड का निचोड़ पैसा कमाने के टिप्स में उतना नहीं है जितना पैसे को देखने का नजरिया बदलने में है। सही कहा। लक्ष्य है कि नौकरी की सुरक्षा वाली सोच से आगे बढ़कर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाएं, मतलब पैसे के गुलाम न बने, उसके मालिक बने। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ। कि आज जो हमने बात की संपत्ति और देनदारी के फर्क के बारे में, उसे ध्यान में रखते हुए
कोई व्यक्ति अपने आजकल के खर्चों और अपनी चीजों का मूल्यांकन कैसे कर सकता है? ये पता लगाने के लिए कि वो असल में संपत्ति बना रहे हैं या अनजाने में सिर्फ देनदारियां ही जमा करते जा रहे हैं। इस पर सोचना चाहिए।